हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ लेक्चर 3 ऑफ जियोग्राफी और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी अबाउट द कि कैसे ओशियन बने और कैसे कॉन्टिनेंट बने। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, उसके बारे में। पर इस पेज पे इसका थोड़ा बैकग्राउंड नहीं है, सो हम इस पेज पे चलते हैं कि अर्थ है। अब हमें कैसा पता अर्थ के अंदर क्या है और क्या नहीं है? तो अर्थ के अंदर का जो स्ट्रक्चर जानने के लिए हम सोर्सों का यूज़ करते हैं। वो दो सोर्स हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर को जानने के लिए। एक तो पहला है डायरेक्ट सोर्स जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, इनडायरेक्ट जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते। तो डायरेक्ट सोर्स में क्या क्या आता है? डायरेक्ट सोर्स में ओशियन ड्रिल्स, माइनिंग, वोल्केनो रॉक्स। तो ओशियन ड्रिल्स और माइनिंग और वोल्केनो रॉक ये लिमिटेड हैं, बिकॉज अगर हम क्या करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे तो हम 3 से 4 किलोमीटर तक का ही गड्ढा खोद सकेंगे। माइनिंग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलोमीटर तक कर लेंगे। और वोल्केनिक रॉक हमें पता है कि जो एस्थोनोस्फेयर है वो मेंटल के अंदर होता है और वो अराउंड 400 किलोमीटर के होता है। तो इतनी ही डेप्थ को हम एनालाइज कर सकेंगे और बता सकेंगे कि यहाँ तक कि इसके अंदर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो ये और रॉक्स, सो ये एक लिमिटेड डेप्थ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। पर हमें पता है कि भाई अर्थ का जो रेडियस है वो 6750 ऐसे अप्रोक्स है। तो हमें पता है यार ये तो कुछ भी नहीं है 400 किलोमीटर। तो हमें अंदर और देखना है, तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट सोर्स को यूज़ करेंगे। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, इनको यूज़ करेंगे कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये भी इंक्रीज़ करेंगे। मीटियोर्स की म्यूटराइट्स आते हैं कि क्या होता है कि कुछ म्यूटराइट्स आते हैं कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, सोलर सिस्टम से ये एटमॉस्फेयर में एंटर करने की कोशिश करेंगे और जो मीटियोर्स हैं वो यहाँ पे बर्न हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में, और जो मीटराइट्स हैं वो अर्थ पे आ जाएंगे। और जो ये बनते हैं ना, ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो कंपेरेबल टू द प्लानिट काफ़ी सिमिलर होता है। सो हम इनको ही एनालाइज करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी को, इनके स्ट्रक्चर को। एंड थर्ड इज सेस्मिक वेव, फोर्थ इज मीटियोर्स, ये हमने बात कर ली है। सेस्मिक वेव्स मतलब एस वेव, पी वेव, सरफेस वेव, और ये एक मेजर सोर्स है जो बताता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है। थर्ड थिंग इज ग्रेविटी एनोमली, ये कहता है कि जो ग्रेविटेशन है ना वो एक जगह सेम नहीं है। जैसे कि इक्वेटर पे जो ग्रेविटेशन है ना वो 0 है और मैक्सिमम कहाँ है? पोल्स पे। तो ये पूछ लेगा, ये उल्टा कर देगा कि, तो ना इसको ऐसा याद रखना है कि जैसे हमें पता है कोरियोलिस फोर्स है वो इक्वेटर पे 0 होता है और मैक्सिमम पोल्स पे होता है। सो मैंने इसका रिलेशन उसी से याद किया है कि मैक्सिमम पोल पे ग्रेविटेशन भी होता है और क्या, कोरियोलिस फोर्स भी होता है। नेक्स्ट इज, अब ये बेस था, अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी फर्स्ट थ्योरी है जो किसने दी है? एल्फ्रेड वेंगनर ने, एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे, जो बताते हैं कि 1912 में ये अपनी थ्योरी देते हैं कि पहले ना जो अर्थ था ना उसको पेंजिया कहते थे और जो ओशियन था ना उसको ये पेंथलासा कहते थे। मतलब ये कहते थे कि वो एक पेंथलासा है और ये पेंजिया, एक नाम दिया है। और ये कहता कि एक साथ थे वो, 200 मिलियन ईयर एगो में क्या हुआ? स्प्लिट हुआ, टूट गए वो, और क्या बना दिया? यूरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। तो ना पहले सब ऐसा था, पेंजिया था और पेंथलासा था, फिर ये टूटे। फिर जो पेंजिया था ना अर्थ वाला, तो ये क्या बना? लोरेशिया एंड गोंडवाना। तो लोरेशिया और गोंडवाना कहाँ से बन रहा है? पेंजिया में से। तो ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, ऐसे नॉर्थ एंड साउथ। अब ये कहते हैं कि भाई ठीक है आपने ये थ्योरी दी, लेकिन सबूत क्या है? सबूत तो दो। तो फिर ये कहता है चलो सबूत देते हैं। अब बताएंगे एविडेंस कि ये कहते हैं कि शोर लाइन ऑफ द साउथ अफ्रीका और अमेरिका को अगर हम मिला के देखें, ये कहते हैं कि भाई ऐसा करो और ऐसा, इनको मिला लो, साउथ अफ्रीका को और साउथ अमेरिका को, इनको मिला के देख लो और ये जिग्सा फिट, एकदम फिट हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं जिग्सा फिट। तो दिस इज़ द फर्स्ट एविडेंस। सेकंड इज एंशिएंट रॉक हैं वो 2000 मिलियन ईयर एगो ब्राज़ील मैच करती हैं वेस्ट अफ्रीका से। तो रॉक्स के बारे में बताया। थर्ड इन्होंने कहा जो मरीन डिपोजिट हैं साउथ अमेरिका और अफ्रीका के हैं वो जोरासिक एज के हैं। तो ये थर्ड एविडेंस। फोर्थ कह रहे हैं टी लाइट, सेडिमेंट्री रॉक होती हैं टी लाइट्स, फॉर्म्ड आउट ऑफ द ग्लेशियर्स। ठीक है, वो कहते हैं कि 6 जगहों पे मिल रही हैं अलग अलग। तो ये कैसे मिल सकती हैं, कौन कौन सी जगह?
अफ्रीका, फाल्कलैंड आइसलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। सो ये अपने PYQ में आ गया था 2025 के में। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है कि सब अलग अलग जगह मिल रही है। तो पहले तो ये एक ही जगह पार्ट हो गई ना, तभी तो मिलेंगी। प्लेसर डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, कुछ नहीं, गोल्ड डिपॉजिट होते हैं जो कहते हैं कि घाना में मिल रहे हैं। लेकिन ना होता क्या है कि ऐसे जो गोल्ड की डिपॉजिट होते हैं ना, उनके लिए एक और होती है या फिर उनकी पूरी माइंस होती है, वहाँ पे सोर्स रहता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन ब्राज़ील में तो ऐसा कुछ है नहीं, सॉरी घाना में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो पता लगा कि यार ब्राज़ील में एक वो है इसकी माइंस वगैरह। तो फिर ये जो माइंस और ये घाना है ना, इनके बीच में अराउंड 5000 किलोमीटर का क्या है, ओशियन है या फिर वाटर है। तो इससे भी ये पता चला कि यार पहले ये ओशियन नहीं रहा होगा और ये आपस में एक जगह रहे होंगे। अब फॉसिल की बात करते हैं। कुछ फॉसिल्स भी मिले हैं, लेमूर्स, मेजोसोरस। तो ये क्या है, ये एनिमल हैं जो कि साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में मिले हैं और ये 800 किलोमीटर अपार्ट थे, मतलब कि अलग अलग जगह मिले हैं। तो ये कैसे हो सकते हैं जब बीच में ओशियन है, तो कि पहले ये एक जगह ही रहे होंगे। तो फोर्स, अब पूछ रहा है कि भाई ठीक है आपने बता दिया, एविडेंस भी दे दिए, पर ये तो बताओ कि फोर्स क्या है इसके पीछे जो इतनी बड़ी चीज़ को टहला रहा है। तो ये कहते हैं कि भाई पोल फ्लिंग फोर्स है एक, और सेकंड इज टाइडल फोर्स। दो फोर्स बताते हैं कि एक तो टाइडल फोर्स है जो टाइड को बनाते हुए अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन होता है, वी ऑल नो दैट। ये जो बात है यहाँ पे पढ़ने की और रटने की वो ये है, पोल फ्लिंग फोर्स क्या होता है। तो ये फोर्स होता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से होता है जो कि बल्ज क्रिएट करता है ऑन द अर्थ इक्वेटर, ये भी हमें पता है। तो हमें याद रखना है कि रोटेशन ऑफ द अर्थ रिलेटेड टू द पोल फ्लिंग फोर्स। फिर ये कहता है कि ना एक दिन नहीं बहुत साल लगे हैं, और फिर जब ये एक्शन अर्थ पे लगा है, जो ये फोर्स लगा है, तो उसने इनको कॉन्टिनेंट को क्या करा है, शिफ्ट किया है, फिर टहला दिया है। पर वो कहते हैं अदर साइंटिस्ट सब बकवासबाजी है और आप नहीं बता पा रहे हो, आपसे नहीं होगा, रहने दो। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, वो आते हैं आर्थर होम्स। वो कहते हैं 1930 में कि मैं बताऊंगा, आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, पर आप ये नहीं बता पा रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, फोर्स क्या है इसके पीछे। वो कहते हैं कि हम बताते हैं। वो कहते हैं कि मेंटल पोर्शन है ना, उसके अंदर क्या है, मैग्मा है, और वो क्या है, वो बाहर आना चाह रहा है। पर बाहर आना चाह रहा है ना, तो उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, वो एक थर्मल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे कि यहाँ से उठेंगे, और फिर अपराइजिंग लिम्ब कहते हैं इसको, मेंटल। यहाँ पे मटेरियल है, वो ऊपर उठेगा और फिर यहाँ पे आके ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होगा फिर ये नीचे को आ जाएगा, फिर ये एक साइकिल का क्रिएट कर देगा, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या होगा, इसको कहते हैं कन्वेक्शनल सेल, ठीक है। सो ये कह रहा है मेंटल पोर्शन में एक कन्वेक्शनल सेल है, वो जनरेट होती है ड्यू टू द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो कि कोजिंग द थर्मल डिफरेंस इन द मेंटल। और ये सब जो चीज़ हो रही है वो कहाँ हो रही है, एस्थोनोस्फेयर में, जो कि 200 से 400 किलोमीटर इन द मेंटल। तो ये बता देते हैं कि फोर्स क्या है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरियस देते हैं। अब ये आगे की बात करेंगे, वो कहेंगे कि जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर जो ये एक्सपेरिमेंट है वो मैं सी में करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं सी में बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसे होता है। ये कहते हैं कि जब सी है और ये आप बना रहे हो कि भाई ये कन्वेक्शनल सेल चल रहा है, ये सब चीज़ चल रही है, तो ये यहाँ पे सी पे आके ना यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करेगी और यहाँ एक फोल्ड क्रिएट कर देगी, और यहाँ से फट रैप्चर कर जाएगी जो क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट, और यहाँ पे वोल्केनिक आर्क क्रिएट कर देगी। तो ये कह रहे हैं कि जो ये वोल्केनिक आर्क है ना, अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि जो वोल्केनिक आर्क यहाँ पे क्रिएट हुई है, ये सी है, ये हमारा कन्वेक्शनल सेल है, और ये यहाँ पे वोल्केनोस क्रिएट कर रही है, वोल्केनिक आर्क। अब ये कह रहा है कि जो इसको हम क्या करेंगे, मिड ओशियन में बन रही है, इसको कहते हैं, इसको मिड ओशियनिक रिज। अब ये कह रहा है कि ऑल अलोंग द मिड ओशियनिक रिज वोल्केनिक इरप्शन। ये कह रहा है कि मिड ओशियनिक रिज है जो, इसके अराउंड में वोल्केनिक इरप्शन होंगे, कॉमन है, कॉमन बात है। रॉक इक्विडिस्टेंस सिमिलरिटी, ये कह रहा है कि फिर यहाँ पे ये कूल होगा लावा, फिर ये कूल होगा तो ये ऐसे लेयर बना लेगा,
ये 1 लेयर, फिर सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, 4 लेयर, और ऐसे इस साइड 1 लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, 4 लेयर। तो ये कह रहा है कि लेयर 1 इस साइड की और लेयर 1 इस साइड की, इन दोनों के बीच में क्या है, सिमिलरिटी होंगी, और जो टाइम पीरियड कब एक साथ बने हैं और उनका केमिकल कंपोजिशन है वो सेम होगा। सो ये कह रहे हैं सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि रॉक क्लोजर टू द मिड ओशियन नॉर्मल पोलैरिटी यंगेस्ट। ये कह रहा है कि मिड ओशियनिक रिज ये है, इसके पास में जो भी रॉक होगी पास में उसकी नॉर्मल पोलैरिटी होगी और वो यंगेस्ट होगी। ये सबसे पहले बनी है क्योंकि ये बन के दूर जा चुकी हैं, ठीक है, तो ये पुरानी हो गई हैं इस साइड की, और जो यहाँ पे बन रही हैं अब भी वो क्या है, यंगेस्ट। तीसरी बात कहता है कि एज ऑफ द रॉक्स एज द मूव्स ऑफ द क्रस्ट। ये कह रहा है कि जैसे जैसे क्रस्ट दूर जा रही है इधर, तो यहाँ पे जो रॉक होगी ना उसकी एज ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो यहाँ पर होगी इसके पास में मिड ओशियनिक रीज के में। थर्ड कह रहा है कि जो ओशियनिक क्रस्ट है वो यंगर होगी देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो ओशियनिक क्रस्ट है 200 मिलियन ईयर एगो पहले बनी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 3200 मिलियन ईयर एगो बनी है। सिक्स इज सेडिमेंट ऑन द ओशियन फ्लोर आर वेरी थिन। ये कह रहा है कि जो सेडिमेंट होते हैं कि ओशियन फ्लोर पे क्या होता है, बसाल्ट, वो बहुत थिन होते हैं, ठीक है, इसलिए ओशियनिक क्रस्ट क्या होती है हमारी थिन और यंगर, ठीक है। अब बात करते हैं डीप ट्रेंचेस एंड डीप सेटेड अर्थक्वेक एट द मिड शैलो डेप्थ। ये कह रहा है कि ट्रेंचेस वगैरह भी होते हैं यहाँ पे। स्प्रेडिंग ऑफ द वन ओशियन नोट कोजिंग सिंकिंग। ये कह रहा है कि अब स्प्रेड हो रहा है इधर, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनती जा रही है। ये कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन भी तो होता है यहाँ पे भाई हमारा क्या होगा, ये क्रस्ट बनी है और यहाँ पे हमारा दूसरी क्रस्ट है, तो वो आपस में क्या करेंगी, डिस्ट्रक्शन भी होता है उनका। तो ये एक इक्विलिब्रियम बना देती है कि वहाँ से बन रही है और यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रही है। प्लेट टेक्टोनिक्स थर्ड है हमारा थ्योरी, ये दी है 1967 में मैकेंजे ने, पार्कर ने, मॉर्गन ने, तीनों ने मिलकर, जिसकी ट्रिक है मंकी पार्क में मोर देख रहा है, मंकी पार्क में मोर देख रहा है, तो मंकी पार्क में और मॉर्गन मोर देख रहा है। तो अब बात करते हैं कि मैसिव इरेगुलर शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक मेड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड द ओशियनिक लिथोस्फीयर। ये कह रहा है कि सॉलिड है, इरेगुलर है, स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक है जो कि कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक लिथोस्फीयर से बना है, जो मूव करता है, मतलब प्लेट के बारे में बात हो रही है, जो मूव करता है एस्थोनोस्फीयर पे। मैंने बताया है 400 किलोमीटर में एस्थोनोस्फीयर मेंटल में होता है। ये कह रहा है कि लिथोस्फीयर किसको कहते हैं, कौन कौन सी लेयर को मिला के लिथोस्फीयर बनता है, क्रस्ट प्लस टॉप मेंटल, जो अपर मेंटल होती है उसको मिला के क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, जो कि 200 किलोमीटर तक रहता है। 7 मेजर हैं प्लेट्स एंड 7 माइनर प्लेट है। मेजर हैं एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, इंडो यूरेशियन, अफ्रीका एंड यूरेशिया। लेकिन ये तो सबको याद होती है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। कोकोस सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक ओशियन के बीच में, नाजका साउथ अमेरिका और पैसिफिक के बीच में, फिलीपींस एशिया एंड पैसिफिक के बीच में, कोरोलिन फिलीपीन इंडिया के बीच में, फ्यूजी नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, अरेबियन सऊदी अरेबिया में। इसके अलावा 2 और हैं, स्कोटिया साउथ अटलांटिक एंड अंटार्कटिका में, जॉन डिफाका अलास्का और पैसिफिक में। ज़्यादातर जो क्या है पैसिफिक में पैसिफिक तो है, लेकिन उसके दूसरा वाला जो कॉन्टिनेंट है वो हमें याद रखना है क्या है। सो दिस इज़ अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स। अब उसमें थोड़ा बात कर लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक के टाइप्स के बारे में, या फिर कैसे कैसे वो इंटरेक्ट करती हैं। तो 3 तरह की होती हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जेंट मतलब ऐसे भाग रही हैं, कन्वर्जेंट मतलब आपस में भिड़ रही हैं, ट्रांसफॉर्म मतलब ऐसे और ऐसे, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। सो डाइवर्जेंट है वो कुछ ना कुछ बनाती हैं, जैसे कि मिड ओशियनिक रीज बनाएंगी, ट्रेंच बनाएंगी, अर्थक्वेक आएगी, रेफ्ट वैली आएगी। कन्वर्जेंट है वो डिस्ट्रक्शन करेंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी भाई, वोल्केनो बनाएंगी और वोल्केनिक आर्क बनाएंगी, मिड ओशियनिक रीज बना देंगी। सो अब बात करते हैं, अब देखो जैसे ये कन्वर्ज कर रही हैं यहाँ पे ओशियनिक प्लेट एंड ओशियनिक प्लेट, तो ये ट्रेंच बना रही है, अर्थक्वेक ला रही है, डीप फोकस वोल्केनिज कर रही है, आइसलैंड आर्क बना रही है।
ओके। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म में कोई वोल्केनिक्स नहीं बनते, इसमें सिर्फ अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी होता है। देखो ओशनिक कन्वर्जेंस कर रही है तो आइसलैंड आर्क बन रहा है, अर्थक्वेक बन रहा है, ट्रेंच बन रही है, वोल्केनिक बन रहा है। कॉन्टिनेंट कन्वर्ज कर रही है, फोल्ड माउंटेन बन रहा है, अर्थक्वेक बन रहा है, नो वोल्केनो। कॉन्टिनेंट और ओशियनिक अगर कन्वर्ज कर रही हैं तो माउंटेन आर्क बन रही है, वोल्केनिक बन रहा है, ट्रेंच बन रहा है। कॉन्टिनेंट डाइवर्स कर रहे हैं, मिड ओशियनिक रीज बन रहा है, रिफ्ट वैली बन रहा है, सी बन रहा है और वोल्केनो बन रहे हैं। ट्रांसफॉर्म में अर्थक्वेक ओनली, ठीक है, अर्थक्वेक, नो वोल्केनो। सो दिस इज द समरी। ये प्लेट्स हैं, जैसे मेजर हैं यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अरेबियन प्लेट, यूरेशिया, इसमें सब हैं मेजर एंड माइनर। अब बात करते हैं वोल्केनोस की। वोल्केनोस आर द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन रॉक्स ऑनटू द अर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस। तो मोल्टन रॉक है जो अर्थ सरफेस पे आती है, उनको मूवमेंट को क्या कहते हैं, वोल्केनो, जो कि नीचे से आता है एस्टोनोस्फेयर मेंटल में से। अब उसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो वो बाहर आता है, स्टीम गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, HCl, SO2, वाटर वेपर्स एंड पायरोक्लास्टिक डेब्रिस। तो कुछ भी नहीं, रॉक फ्रेगमेंट होते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, और ऐश होती है। 3 तरह के वोल्केनो होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटेंट। एक्टिव मतलब जो अब भी उसमें से लावा निकलता है, डोरमेंट एटलीस्ट वो एक बार उसमें से लावा निकला या फिर फटे हैं, एक्सटेंट जो अब नहीं फटते, एक्सटेंट हो चुके हैं, अब नहीं इरप्ट करते। 2 तरह का लावा होता है, ग्रेनाइट और बसाल्ट, मतलब कि एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक मतलब लाइट कलर, हाईली विस्कस मतलब कि वो कितना ढीला है इस टाइप में, या फिर फ्लूइड टाइप में है, या फिर कितना गाढ़ा है। तो हाईली विस्कस मतलब गाढ़ा होता है, वो लाइट कलर होता है, गाढ़ा होता है। गाढ़ा है तो फिर वही स्लो फ्लो करेगा, इरप्ट करता है और फॉर्म स्पोर्स। बेसिक लावा क्या होता है, हॉटेस्ट होता है, हाईली फ्लूइड होता है, आयरन रिच होता है, मैग्नीशियम रिच होता है, लैक ऑफ सिलिका, डार्क इन कलर होता है, फ्लो क्वाइटली थिन सीट में, फॉर्म द सील्ड एंड डोम वोल्केनोज। सील्ड वोल्केनो क्या होते हैं, उसमें बसाल्ट वो फ्लो करता है। लार्जेस्ट वोल्केनो है ऑन द अर्थ, वेरी फ्लूइड व्हेन रिपीटेड। जब वो इरप्ट करते हैं तो बहुत दूर दूर तक जाते हैं। नॉट स्टीप एक्सप्लोजिव व्हेन वाटर इन द वेंट, मतलब कि जो उनकी वेंट होती है ना, वेंट ऐसे होती है ये वाली, तो इनकी वेंट में ना अगर पानी चला जाए तो एक्सप्लोजन करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। फाउंटेन इनटू द सिंडर कॉन, और फट के क्या सिंडर कॉन बना लेते हैं ऐसे। अब इसका एग्जांपल है हवाईयन वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो कूलर होते हैं, मोर विस्कस होते हैं लावा देन द बसाल्ट, इरप्शन अच्छा खासा करते हैं, पायरोक्लास्टिक एस, फॉर्मेशन ऑफ लेयर बनती है। कंपोजिट क्या होता है, लेयर्स बनती हैं। सो कैल्डेरा मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑन द अर्थ, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजन ये करते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, इतना एक्सप्लोजन करते हैं खुद को फाड़ लेते हैं। जैसे ये एक्सप्लोजन कर रहा है, ये वाला पार्ट खत्म और अब बचा कितना, ये दिस वन कैल्डेरा। मैग्मा चैम्बर ह्यूज क्लोज टू द विसिनिटी। फ्लड बसाल्ट प्रोवेंसिट आउटपुट द हाईली फ्लूइड लावा, बहुत दूर दूर तक जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस 50 किलोमीटर थिकनेस, 50 मीटर तक की थिकनेस होती है, बहुत दूर दूर जाता है। फ्लो 100 ऑफ द किलोमीटर तक फैलता है। डेक्कन ट्रैप में महाराष्ट्र प्लेटू इसका एग्जाम्पल है। अब कुछ फॉर्म्स हैं जो कि, एक तो ये है कि वोल्केनो है वो बाहर आ गया और फट गया और उसने अलग अलग चीज़ें बना दी। कुछ इंट्रूसिव वोल्केनो होते हैं, मतलब कि अंदर क्या क्या वो चीज़ बनाते हैं, जब वो अंदर ही फट जाते हैं या फिर अंदर ही रहते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ इंट्रूसिव रहती हैं। सो बात करें प्लूटोनिक रॉक्स कूलिंग इनसाइड द क्रस्ट, तो अर्थ के क्रस्ट में वो कूल कर जाते हैं जो वोल्केनो और या फिर अपना लावा, तो उसको प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। तो सबसे पहले बैथोलिक तो होता है जो नीचे रहता है, सबसे नीचे जो डोम शेप होता है। तो इसमें कीवर्ड याद रखना कि बीनीथ द क्रस्ट, नीचे और डोम शेप्ड। सो डीपर क्रस्ट, लार्ज डोम, अपीयर अर्थ व्हेन डेटोनेशन, ग्रेनाइट बॉडीज, कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा। तो कूल्ड पोर्शन ऑफ द मैग्मा चैम्बर है,
जब भी बाहर आता है जब कोई वेदरिंग हो या फिर डेडोनेशन प्रोसेस हो। डेडोनेशन प्रोसेस मतलब कि रिमूविंग द लेयर ऑफ द सोइल, जैसे कि इरोजन, वेदरिंग। लेकोलिथ की बात करते हैं, डोम शेप होता है ये भी, लेकिन कनेक्ट विद द पाइप फ्रॉम द बिलो। तो लेपोलिथ की बात करें तो ये एक पाइप से क्या होता है, कनेक्ट होता है। डोम शेप होता है लेकिन पाइप से कनेक्ट होता है। ये था लेकोलिथ, सॉरी लेकोलिथ। सो ये था, ये पाइप से कनेक्ट है और ये एक डोम शेप्ड है, ये लेकोलिथ। अब बात करते हैं लेपोलिथ। लेपोलिथ क्या है, ये सोसर शेप है, कॉनकेव लेंस के जैसा, स्काई बॉडी होता है। 3 चीज़ याद रखना है, सोसर शेप, कॉनकेव, स्काई बॉडी। फेकोलिथ वेवी होते हैं, ऐसे वेवी। और सिंक्लाइन और एंटी सिंक्लाइन 2 चीज़ होती हैं इनके पास, सिंक्लाइन ये ऊपर वाली, एंटी सिंक्लाइन नीचे वाली। थर्ड इज सिल्स। सिल्स मतलब हॉरिजेंटल होते हैं, हॉरिजेंटल डिपॉजिट। अब यहाँ पे बात करेंगे सिल्स, तो ये सिल्स हैं, हॉरिजेंटल डिपॉजिट्स। डाइक्स, डाइक्स क्या होते हैं, वॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे वॉल लाइक स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र और डेक्कन ट्रैप में। सो दीज आर द इंट्रूसिव रॉक्स of the volcanoes. And next chapter is about the seismic waves. Seismic waves, a sudden movement shaking of earth, release of the energy when the two plates move and faulting. होता क्या है कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, फोल्ट, ये आपस में टकराते हैं और फोल्ट क्रिएट होता है, फिर ये फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन फिर इसको छोड़ता है और यहाँ पर एनर्जी का रिलीज़ होता है। तो एनर्जी रिलीज़ होकर जब पहले ये अर्थ के सरफेस में होती है, फिर उसके बाद क्रस्ट पे आ जाती है। पहले ये बॉडी में होती है, फिर ये सरफेस पे आ जाती है। तो पहले बॉडी वेव बनेंगी, फिर सरफेस वेव बनेंगी। तो जहाँ से, जैसे ये अर्थ का क्रस्ट है यहाँ पे और ये सरफेस है, तो यहाँ से एक वोल्केनो, उससे एक वेव्स जनरेट हुई और जहाँ से वो जनरेट हुई उसको कहते हैं फोकस और हाइपोसेंटर। और क्रस्ट में जहाँ पे वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर ऊपर गई है वर्टिकली, उसको कहते हैं एपिसेंटर, अबव द फोकस। अब बात करते हैं आइसोसेस्मिक लाइंस। आइसोसेस्मिक लाइन कनेक्टिंग द सेम इंटेंसिटी ऑफ वाट पॉइंट ऑफ अर्थ, जहाँ पे सेम इंटेंसिटी का जो अर्थ क्वेक है या फिर आया है उसको कहते हैं आइसोसेस्मिक लाइन। वेव वेलोसिटी 5 to 8 किलोमीटर होती है आउटर सरफेस। अब बात करते हैं कि जो अर्थक्वेक को मेजर करने वाली जो डिवाइस हैं वो कौन कौन से हैं। वो तो है सेस्मोग्राफ, लेकिन 2 स्केल हो रहे हैं, रिचर स्केल और मर्कली स्केल। तो रिचर स्केल और मर्कली स्केल को याद कैसे करेंगे, रिचर फॉर मैग्नीट्यूड और मर्कली फॉर द इंटेंसिटी। रिच, इसकी एक ट्रिक है कि रिच मैन को हमने 10 रुपये दिए और वो रिच हो गया, ठीक है। रिच एक मैन को हमने 10 रुपये दिए और वो रिच हो गया, तो मैन मतलब मैग्नीट्यूड, रिच मतलब रिचर, और उसको 10 रुपये दिए मतलब 0 से 10। मर्कली को इंटेंसिटी होता है और 1 से 12। सेस्मोग्राफ इज अ डिवाइस। अब बात करते हैं कोज की। हमने पहले ही कर लिया कि टेंशनल स्ट्रेस होगा, 2 प्लेट्स हैं वो कोलाइड करेंगी, सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस ऑन द फॉल्ट, और क्या होगा, एक रिलीज ऑफ द एनर्जी वहाँ पे हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो डेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, ओके, कांस्टेंट। अब बात करते हैं कि वेव्स के टाइप्स, पी वेव एंड एस वेव, ये हमारी बॉडी वेव्स है, और सेकंड इज सरफेस वेव। लव वेव्स और रैले वेव्स आर द सरफेस वेव। सबसे पहले पी वेव्स आती हैं, फिर सेकेंडरी वेव्स आती हैं, फिर सरफेस वेव आती हैं। तो इसका ऑर्डर ये रहेगा, पहले कौन सी रिकॉर्ड होती है सेस्मोग्राफ में, पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव। अब बात कर लेते हैं डिपेंडेंस ऑन। भाई ये डिपेंड होती हैं वेलोसिटी पे, स्पीड पे। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, ठीक है। जैसे नीचे जाएंगे तो वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज वी नो कि क्रस्ट मेंटल कोर में तो डेंसिटी ऐसे इंक्रीज करती है, तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज। एम्पलीट्यूड, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो डेप्थ ऑफ द सरफेस, तो सरफेस पे और बॉडी पे ज़्यादा रहेगी।
फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो लूज एनर्जी और इंक्रीज द बॉडी सरफेस, और सरफेस वेव पे लूज कर जाएगी। वेवलेंथ, जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो स्कैटर्ड मूव करेगी, और पी वेव शॉर्टेस्ट होती है। नाउ पी वेव एंड एस वेव, वैसे ये इतना काम का नहीं है, अगर इसको नहीं भी समझ आए तो कोई बात नहीं है। पी वेव एंड एस वेव, इसके बीच में जो डिफरेंस है, ये टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट टू अराइव, लास्ट टू अराइव, लेटर टू अराइव, मतलब पी के बाद एस आएगी, फिर सरफेस वेव आएगी। फास्टेस्ट होती है, ठीक है, इसका जो वेलोसिटी है 5 से 7 किलोमीटर, और इसका 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, साउंड वेव के सिमिलर होती है, और ये इसका जो मीडियम है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों से पास हो सकती है, ये ओनली सॉलिड से पास हो सकती है। ये इसको साउंड वेव्स के सिमिलर है, ये ट्रांसफर वेव्स भी कहते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, इसको डिस्टोर्नल वेव भी कहते हैं, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई होती है। वाइब्रेट, अब इसका जो डायरेक्शन है वाइब्रेशन का वो क्या है, वाइब्रेट अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, हाई फ्रिक्वेंसी इसकी भी होती है। वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द शेयर स्ट्रेंथ, ये बात कर लिया हमने। तो ये वाइब्रेट पैरेलल, ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। और एस वेव ये क्या बनाती है, ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वर्टिकल प्लेन। तो हमें इसमें ये याद रखना है कि ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्रस्ट एंड ट्रफ बनाती है, और ये सिंक एंड स्क्वीज करती है, ठीक है, सिंक एंड स्क्वीज। एल वेव और रेले वेव्स, ये क्या है हमारी सरफेस वेव, इनकी बात कर लेते हैं। एंटायरली हॉरिजेंटल मोशन करती है, पूरा हॉरिजेंटल मोशन, कौन सी, एल वेव। स्लोअर देन बॉडी, फास्टर देन द रिले वेव, ये कह रहा है कि जो बॉडी वेव्स हैं एस और पी वेव, उनसे तो ये स्लो होती है, मतलब ये फास्ट हैं, फिर कौन, एल वेव फास्ट है, और लास्ट में रेले वेव। अब रेले वेव की बात करें कि फॉलो द इलेप्टिकल पाथ ऑफ द मोशन, इलेप्टिकल पाथ ऑफ द मोशन रोल्स लाइक ओशियन लेक, जैसे ओशियन और लेक रोल करती हैं उसके तरह ये रोल करती है। मोस्ट शेकिंग कोल्ड, जो अर्थ पे जो सरफेस पे जो शेकिंग होती है ना, वो किसकी वजह से होती है, रेले वेव्स की वजह से, मोस्ट ऑफ द टाइम। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। हमने बात की है कि मटेरियल जितना ज़्यादा डेंस होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी इसकी। मोर वेलोसिटी मोर इलास्टिसिटी, ठीक है। अब शैडो जोन की बात करते हैं। शैडो जोन ऐसा जोन होता है कि जहाँ पे जो सेस्मोग्राफ है ना, वो जो सेस्मिक वेव है उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो ऐसा क्या जोन है जहाँ पे नहीं होता, तो पी वेव और एस वेव का शैडो जोन हम देखेंगे। तो इट इज़ लाइक 103 और 140, ठीक है। तो पी वेव नोट अराइव, पी वेव 103 और 40 के बीच में नहीं आती है, ठीक है। और जो एस वेव है वो 103 के बाद नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि जो पी वेव का शैडो जोन है वो इतना है 103 से 1040, लेकिन जो एस वेव का जोन है 103 से लेके 103, समझ गए। इसका मतलब एस वेव का जो शैडो जोन है वो बहुत ज़्यादा है, और पी वेव का एस वेव से कम है। तो एस वेव का शैडो जोन पी वेव से ज़्यादा है। और जो एस वेव जो ये मतलब पूरा शैडो जोन है ना, वो 40% है हमारे टोटल अर्थ का, ये भी याद रखना है। एंड दिस इज़ कंप्लीट। और इसके बाद चैप्टर रॉक्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।